गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन को सीखेंगे किस तरह से हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ, जो अभी आपका PT1 होगा उसमें ये 6 मार्क्स का कम से कम क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपके हाफ ईयरली में भी इसका क्वेश्चन होगा और एनुअल में भी, लेकिन मार्क्स हो सकता है कम या ज़्यादा हो, ठीक है। तो देखें किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। हमें पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जिसके लिए मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि एसेट्स के लिए एक बड़ा सा कॉलम बनाया जाएगा, ठीक है। लायबिलिटी के लिए कंपेरेटिवली थोड़े छोटे कॉलम होंगे क्योंकि लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, कम होती हैं। कैपिटल के लिए एक ही कॉलम, क्योंकि कैपिटल एक ही होती है। अब क्योंकि नंबर्स ऑफ एसेट्स क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, इसलिए उसके लिए ब्रॉड कॉलम की ज़रूरत पड़ती है। तो आप उसी अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, कॉलम बनाने हैं और हमें वो इक्वेशन करके दिखाएंगे। जैसे पहला देखो क्या है, इंट्रोड्यूस 8 लाख एज कैश एंड 50,000 बाई स्टॉक। जब भी कोई, ध्यान रखना मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस समय लगाई गई अमाउंट, मैं कैश नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ अमाउंट, तो अमाउंट जो भी लगाई जाएगी बिजनेस स्टार्ट करते समय वो कैपिटल हो जाएगी। यानी कि 8 लाख का अगर कैश लगाया गया, 50,000 का स्टॉक लगाया गया, यानी टोटल कितना रुपये इंट्रोड्यूस किया गया, कितने रुपये का सामान या गुड्स इंट्रोड्यूस किया गया, 8,50,000 का। तो 8,50,000 रुपये की अमाउंट इंट्रोड्यूस हुई है, नॉट कैश। कैश केवल 8 लाख का था, लेकिन जितनी भी अमाउंट इंट्रोड्यूस होगी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस वो क्या कहलाएगी, कैपिटल। तो कैपिटल में जरूरी नहीं है कि कैश से शुरू हो। कई सारे स्टूडेंट ने इस बार के, जब मैंने टेस्ट लिया था उसमें आंसर में लिखा था कि केवल कैश को ही कैपिटल कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं है। अगर स्टॉक के साथ साथ वो अपना फर्नीचर भी घर का दे देता, अपनी घर की बिल्डिंग भी यूज़ करने के लिए दे देता, तो ये भी क्या हो जाता, कैपिटल का पार्ट हो जाता। ध्यान रखें, ठीक है। तो 8 लाख रुपए तो कैश दिया, 50,000 रुपये क्या दिया, स्टॉक दिया, तो फर्म के पास कितने रुपए का एसेट आ गया, 8,50,000 रुपये का एसेट आया। लेकिन ये जो एसेट था, ये था किसका एसेट, ये एसेट तो बिजनेसमैन का था, बिजनेस का थोड़ी ना था। तो बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस बोलेगा ये 8,50,000 रुपये मैं एसेट तो कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन ये एसेट्स मेरी खुद की नहीं है, मैंने ये उधार लेके खरीदी हैं। किससे उधार लिए हैं, ओनर से। तो ओनर को ये शो करता है कैपिटल के रूप में, ठीक है। तो कैसे दिखाएगा, एसेट्स 8,50,000 और वैसे ही कैपिटल 8,50,000 ये शो करेगा, क्योंकि इसके पास एसेट्स है। लेकिन एसेट्स को हम पूरा का पूरा 8,50,000 नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे अलग अलग। एसेट्स का एक बड़ा कॉलम बनेगा आपको, जैसे मैंने बताया था, उसमें एक कॉलम बनेगा कैश का, एक कॉलम आप बनाओगे किसका, कैश का, और दूसरा बनाओगे किसका, स्टॉक का। तो कैश के कॉलम में लिखोगे भैया हमारे पास 8 लाख रुपए आ गए। हमारे पास मतलब बिजनेस की बुक्स में आप एंट्री कर रहे हैं, बिजनेसमैन की नहीं। तो बिजनेस क्या बोलेगा, मेरे पास 8 लाख रुपए आ गए, मेरे पास 50,000 रुपये का स्टॉक भी आ गया। टोटल एसेट अब हो गई, टोटल एसेट जब आप करोगे तो कितनी होगी टोटल एसेट, 8,50,000 रुपये हो गई। ये तो हो गया एसेट साइड से। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, अब 8,50,000 रुपये का बिजनेस के थे नहीं, ये पैसा आपने किसको देना है, ओनर को पे करना है फ्यूचर में। तो 8,50,000 रुपये की आप लायबिलिटी भी शो करेंगे कैपिटल के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा इक्वेशन का। कैसे बनाएंगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके आपको बताते रहूँगा। देखिए क्या हुआ, एसेट्स का एक बड़ा सा कॉलम बना, इसने कॉलम नहीं बना रखे, आप लोग कॉलम बना के करिएगा। एक पहले के एग्जांपल में मैं बता चुका हूँ। कैश 8 लाख रुपए आ गया, देखिए कैश में 8 लाख रुपए, इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोला जाता है, तो 50,000 रुपये ऐड हो गया। टोटल एसेट कितनी होगी, 8,50,000 रुपये। और ये 8,50,000 रुपये क्योंकि बिजनेस का पैसा नहीं था, ये था ओनर का पैसा, तो ओनर की कैपिटल में इसको ऐड कर दिया 8,50,000 रुपये। तो ये इक्वेशन देखो बराबर आ गई, एसेट्स भी इक्वल हो गई और लाइबिलिटी भी इक्वल हो गई। क्लियर है ना। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है, परचेजेस प्लांट फॉर ₹3 लाख, 3 लाख रुपए का प्लांट खरीदा बाई पेइंग 15,000 इन कैश एंड बैलेंस एट द पे लेटर। अब ये क्या चीज़ होती है, इसको समझते हैं। देखिए आप कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए दुकान में जाते हैं, दुकानदार से 1,000 रुपये का सामान खरीदते हैं। आप कहते हैं कि अंकल जी लिख देना, अगले महीने देंगे। तो क्या आप फ्री का सामान खरीद के लाए, आप मुझे बताइए, क्या आप फ्री का सामान खरीद के लाए। आप बोलोगे नहीं, हमने एक प्रॉमिस कर दिया दुकानदार को कि हम ये जो पैसा 1,000 रुपये है ये हम अगले महीने पे करेंगे। यानी कि आपके लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, ये एक लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि आपने 1,000 रुपये पे करने हैं। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपने खरीदा होगा, बिजनेस के लिए एक अधिकार मिल गया कि आपसे 1,000 रुपये लेने हैं। समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखना, आप किसकी बुक में एंट्री करोगे, बिजनेस की बुक में एंट्री करोगे। तो अब देखो वही बात है, बिजनेस ने क्या करा, 3 लाख रुपए का प्लांट खरीदा। प्लांट क्या होता है, मशीनरी या प्लांट, ये एसेट होती है। प्लांट मतलब वो पौधा नहीं,
प्लांट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मशीनरीज। तो ग्रुप ऑफ मशीन आपने खरीदी होंगी, इंस्टॉल की होंगी अपने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में, तो 3 लाख रुपए लगे, यानी कि एसेट्स में 3 लाख रुपए की प्लांट ऐड हो गई। लेकिन 3 लाख रुपए आए कहाँ से? या तो आपका कैश कम हो गया, लेकिन कह रहा है कि कैश से मैंने केवल 15,000 दिए, तो जो कैश का कॉलम था, कैश के कॉलम में कुछ कैश पड़ा होगा, उसमें से आपने 15,000 रुपये दे दिए। मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया मैं पहले बता चुका हूँ। जब भी हम कोई चीज़ माइनस में लिखना चाहते हैं तो उसे हम ब्रैकेट में शो करते हैं। जहां पर को मुझे प्लस शो करना है, यानी कि हमारी कौन सी एसेट बढ़ी है 3 लाख रुपए से, हमारा प्लांट बढ़ गया है 3 लाख रुपए से। और क्या कम हुआ है? हमारा कैश कम हुआ है। हमारा क्या कम हो गया? 15,000 से कैश कम हो गया। तो आप मुझे ये बताओ एक बार कि क्या मैं 3 लाख रुपए की मशीन को केवल 15,000 में खरीद के ला गया क्या? नहीं, मैंने 15 में नहीं खरीदा, बाकी का मैंने कहा कि बाद में दे देंगे। तो बाद में दे देंगे मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, वहां पर को हमारी ऑब्लिगेशन बढ़ गई है। कितने से? 2,85,000 से। जब भी हमारे ऑब्लिगेशंस बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। जब भी हमारे ऑब्लिगेशन बढ़ेंगे तो लाइबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो कैसे हो गई इक्वेशन? देखिए इसकी, ध्यान से देखना। एसेट साइड में क्या हुआ? 3 लाख रुपए की एसेट्स ऐड हुई, ठीक है। उसी तरह से 15,000 रुपए की कैश माइनस हुआ, क्योंकि कैश भी तो गया, इक्वल्स टू इतना ही इफेक्ट लाइबिलिटी में भी पड़ना चाहिए। 2,85,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। कितने की क्रिएट होगी लाइबिलिटी? 285 की। देखो इक्वेशन आ रही है नहीं आ रही? देखते हैं। 3 लाख ये प्लस में है, ये 15,000 माइनस में, तो इसका नेट इफेक्ट कितना आ गया? नेट एसेट कितनी आ गई? 2,85,000, और लाइबिलिटी भी कितनी आ गई? 2,85,000। तो यहाँ पे भी ये इक्वेशन बराबर हो जाती है। अब आप बोलोगे सर ये लाइबिलिटी 2,85,000 कैसे आई? मैं पहले ही बता चुका हूँ। 3 लाख का आप सामान खरीद रहे हो, दे रहे हो केवल 15,000 रुपये, तो बचा 2,85,000 कौन देगा? आप ही देंगे। कब दोगे? फ्यूचर में देंगे। तो फ्यूचर के लिए आपकी क्या बढ़ गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, दायित्व बढ़ गया, ऑब्लिगेशन बढ़ गया। तो जहां ऑब्लिगेशन बन गया आपका, तो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाती है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या हुआ। आपके पास पहले ट्रांजेक्शन के बाद 8 लाख रुपए कैश अवेलेबल था, जैसे पहले ट्रांजेक्शन में देखा था। 50,000 रुपये का इन्वेंट्री था, ये ध्यान रखना, ठीक है। और सेम अमाउंट की क्या थी? कैपिटल अवेलेबल थी, 8,50,000। वहाँ की इक्वेशन आप समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या हुआ? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो यहाँ से हुआ, देखो जिसको बोल्ड लेटर में लिख रखा है एनसीईआरटी ने, 15,000 रुपये माइनस क्यों किए गए कैश से? क्योंकि आपने कैश केवल 15 दिया है। तो 8 लाख में से 15,000 रुपये चला गया, तो नेट इक्वेशन क्या बनी? जो ये 7,85,000 दिया है, यह है न्यू इक्वेशन आफ्टर द ट्रांजेक्शन। हमेशा ध्यान रखना, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपने इक्वेशन बनानी होगी, और इसकी डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हैं। वैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रॉपर रूप से, ठीक है। तो ये जो नई इक्वेशन इस ट्रांजेक्शन के बाद है वो क्या बनी देखते हैं। हमारे पास 8 लाख रुपए थे, इस ट्रांजेक्शन में आपने केवल 15,000 रुपए का पेमेंट किया है। तो अब 15 का पेमेंट करने के बाद आपके पास, यानी कि बिजनेस के पास कैश कितना पड़ा? 7,85,000। क्या इन्वेंट्री में कोई चेंज आया? आप बोलोगे सर कोई चेंज नहीं आया इस ट्रांजेक्शन में। क्यों? क्योंकि प्लांट खरीदा है आपने, कोई इन्वेंट्री नहीं खरीदी ना बेची है। तो इन्वेंट्री 50 की थी, और इस ट्रांजेक्शन के बाद भी कितने की रहेगी? 50,000 की रहेगी। तो यानी कि नो चेंज। तो आप यहाँ पे को जो इस ट्रांजेक्शन में इसमें डैश कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो? डैश कर सकते हो। इसका मतलब है इस ट्रांजेक्शन का इन्वेंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लांट एंड मशीनरी में 3 लाख रुपए कहाँ से ऐड हो गए? क्योंकि 3 लाख की एसेट खरीदोगे, प्लांट खरीदोगे, तो प्लांट में 3 लाख रुपए ऐड हो गए। अब देखिए वही बात आ गई ना इस इक्वेशन से, यानी कि इस ट्रांजेक्शन से पहले हमारे पास कोई प्लांट नहीं था। इस ट्रांजेक्शन में 3 लाख रुपए का प्लांट आया, तो हमारे पास प्लांट कितने रुपए का अवेलेबल हो गया? 3 लाख रुपए का। तो इस इक्वेशन के, यानी इस ट्रांजेक्शन के बाद जो इक्वेशन हमारे पास है वो आ गई, प्लांट की वैल्यू 3 लाख, इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं आया 50,000, कैश घट गया 15,000 से 7,85,000। तो यानी कि टोटल एसेट्स कितने की हो गई? जरा चेक कर लो एक बार। 10 ये आ गया 3,50,000, इसमें अगर आप जोड़ देते हैं 7,85,000 में, तो 8, 9, 10, 11, 11,35,000 हो गया। ये कितना हो गया? 11,35,000। तो इधर भी इतना ही आना चाहिए। देखते हैं लाइबिलिटी में क्या फर्क पड़ा। ये 2,85,000 कहाँ से आया लाइबिलिटी? देखिए मैंने अभी अभी बताया, लाइबिलिटी में एक ऑब्लिगेशन बढ़ गया आपका। क्या बढ़ गया? लाइबिलिटी में एक ऑब्लिगेशन बढ़ गया। इसको आप क्रेडिटर बोल सकते हो, इसको आप लॉन्ग टर्म लोन बोल सकते हो। इसने लाइबिलिटी, यानी एनसीईआरटी वाले ने कुछ नहीं लिखा, तो केवल लाइबिलिटी शो किया है। तो 2,85,000 का ऑब्लिगेशन आपका बड़ा है, तो ये प्लस हो रहा है। देखो ऑब्लिगेशन जब भी बोथ साइड में कहीं पे भी कोई चीज़ बढ़ेगी तो प्लस होगा, कोई भी चीज़ कम होगी तो माइनस होगा, जो कि ब्रैकेट से दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर को देखो, इस ट्रांजेक्शन से एक लाइबिलिटी बन गई हमारी 2,85,000, जिसका पेमेंट हमें फ्यूचर में करना होगा। पहले कोई लाइबिलिटी नहीं थी, इस ट्रांजेक्शन में 2,85,000 की लाइबिलिटी बनी। तो इक्वेशन क्या बनी है?
अब हमारे पास 2,80,000, आप बोलोगे 2,85,000 दो बार क्यों दिखाएगा? दो बार नहीं है, ये है ट्रांजैक्शन, ये वाली वैल्यू क्या है? ट्रांजैक्शन है। और ये नीचे वाला 2,85,000 क्या है? ये है इक्वेशन इस ट्रांजैक्शन के बाद की। इस ट्रांजैक्शन के बाद बिजनेस के पास कितनी लाइबिलिटी थी ये दिखा रहा है, तो ये 2,85,000 की अभी हमारे पास लाइबिलिटी है। कैपिटल पहले 8,50,000 थी, इस ट्रांजेक्शन में कोई चेंज आया? आप बोलोगे नहीं आया, तो भी अभी भी कितने की रही? 8,50,000। तो अब आप जोड़ के देखो जरा, 8,50,000 प्लस 2,80,000, फिर आ गया 11,35,000, यहाँ पे भी 11,35,000, तो इक्वेशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। 11,35,000, 11,35,000 होगी ना सेटिस्फाई इक्वेशन। चलिए अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं और उसको समझते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है डिपॉजिट 6 लाख इनटू बैंक। देखिए हमने 6 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए। बैंक तो पहला हमारे पास था ही नहीं, बैंक अकाउंट पहले तो केवल कैश था। तो कैश से पैसा निकला और कहाँ जाके जमा हो गया? बैंक में। क्या हमको कोई लॉस हुआ? नहीं। हमने क्या करा, एक एसेट दूसरी एसेट में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे एक एसेट दूसरी एसेट में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि टोटल एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, इक्वेशन को देख, पहले ट्रांजेक्शन देखना फिर उसके बाद इक्वेशन को देखेंगे। हमारा 6 लाख रुपए कैश में से माइनस दिखा रहेगा। क्यों माइनस दिखा रहेगा? क्योंकि क्या जमा होता है बैंक में? कैश जमा होता है, और जब कैश जमा होगा तो कैश क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 7,85,000 का कैश अवेलेबल था इस ट्रांजेक्शन से पहले। इस ट्रांजेक्शन यानी इसके होने के बाद 6 लाख रुपए माइनस होने के बाद अब आपके पास 1,85,000 का ही कैश बचा है। अगेन इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं आया, तो जितने की इन्वेंट्री पहले थी 50,000 की, अभी भी कितने की है? 50,000 की ही है। प्लांट एंड मशीनरी को देखिए, पहले 3 लाख की थी इस ट्रांजेक्शन से पहले, अब इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो अभी भी कितने की है? 3 लाख की है। एक नई एसेट्स बैंक जुड़ गई है, क्योंकि हमने ये जो 6 लाख रुपए कहाँ जमा कर दिए हैं? बैंक में जमा कर दिए। तो देखो कैश से तो माइनस हो रहा है और कहाँ जाके जमा हो रहा है? बैंक में जमा हो रहा है। तो बैंक में जमा होने के बाद अब आपके पास एक नई एसेट बैंक के रूप में कितने रुपए दिखाई गई है? 6 लाख। तो यानी कि इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट लाइबिलिटी में पड़ा ही नहीं। देखो ना यहाँ पड़ा ना यहाँ पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि एक ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन से केवल एसेट्स में ही फर्क आ रहा है। एक एसेट बढ़ रही है, एक एसेट घट रही है, एक एसेट क्या हो रही है? बढ़ रही है, और एक एसेट घट रही है। तो आई होप कि इसमें भी फिर भी आपकी बैलेंस शीट यानी कि टोटल जो है 11,35,000 का ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। परचेजेज ऑफिस फर्नीचर ऑफ फॉर ₹1,00,000 एंड मेड पेमेंट बाय चेक। अब देखो यहाँ पर को पेमेंट किससे किया है? चेक से। तो चेक किधर से डिस्काउंट होते हैं, यानी कि किधर से पेमेंट होते हैं? आप बोलोगे बैंक से। चेक का पेमेंट आप तो नहीं कर सकते ना, चेक का पेमेंट कौन करता है? बैंक। तो आपका कहाँ से पेमेंट होगा? कहाँ से बैलेंस माइनस होगा? आप कहोगे अगर आप चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक में जो पैसा है वो माइनस हो जाएगा 6 लाख रुपए से, ठीक है। और एक नई एसेट्स आ जाएगी, किस नाम से? फर्नीचर खरीदा है, घर में हम टीवी खरीदते हैं, सोफा खरीदते हैं, तो हमारे पास से क्या कम हो रहा है? हमारे पास से अगर कैश दे रहे हैं तो कैश कम होगा, अगर बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा? बैंक कम होगा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया तो बैंक कम होगा, तो बैंक का बैलेंस कम होगा। तो सिंपल है, यहाँ पे भी एसेट्स में कोई फर्क नहीं आएगा टोटल एसेट में। तो फर्क क्या आएगा? एक एसेट बढ़ रही है और एक एसेट घट रही है। इसको देख लेना इक्वेशन में, आप बार बार वहाँ नीचे नहीं ले जाऊंगा, इसको समझा देता हूँ। एक नई एसेट का कॉलम बनाएंगे फर्नीचर, और वहाँ ऐड करेंगे 1 लाख रुपये, और दूसरी तरफ बैंक में आप क्या करेंगे? 1 लाख रुपये माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद इक्वेशन अगेन बनाएंगे। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन बनानी जरूरी है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आ गया परचेजेज गुड्स वर्थ ₹80,000। परचेजेज, ध्यान रखना, गुड्स का परचेज सेल आप कहाँ से माइनस करोगे या ऐड करोगे? परचेज मतलब होता है खरीदना। जब गुड्स खरीदा जाएगा तो आपका इन्वेंट्री यानी स्टॉक बढ़ जाता है, जब गुड्स बेचा जाता है तो इन्वेंट्री यानी स्टॉक क्या हो जाता है? घट जाता है। ये ध्यान रखें। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये वाले पे। परचेज गुड्स 80,000 का, हमने गुड्स खरीदा 80,000 का, ठीक है जी। जितने का गुड्स खरीदा हम क्या करेंगे? इन्वेंट्री में ऐड कर देंगे। खरीद रहे हैं तो एसेट बढ़ रही है तो प्लस हो जाएगा। कहाँ प्लस होगा? इन्वेंट्री में 80,000। लेकिन कैश से तो 35,000 का ही खरीदा, सॉरी फॉर कैश 80,000 फॉर कैश एंड 35,000 इन क्रेडिट, सॉरी देखिए 80,000 फॉर कैश एंड 35,000 फॉर क्रेडिट, यानी टोटल कितने का खरीदा ये देख लेते हैं। हमने दो तरीके से खरीदा है, उधार भी खरीदा और कैश में भी खरीदा है। तो टोटल हमने 1,15,000 का खरीदा है जी गुड्स। हमने टोटल कितने का सामान खरीदा है? हमने सामान खरीदा 1,15,000 का। कैसे खरीदा बताता हूँ। 80,000 तो उधार खरीदा, 80,000 कैश में खरीदा और 35,000 कित में खरीदा? उधार पे खरीदा। तो टोटल 1,15,000 रुपये का स्टॉक खरीदा गया है, सामान खरीदा गया है। तो स्टॉक में 1,15,000 आपने प्लस करना होगा, ये ध्यान रखें। तो अब प्लस तो कर दिया, एक एसेट तो बढ़ गई, तो खरीदने में कुछ जाएगा भी तो सही, ऑब्वियसली कैश गया। लेकिन कैश केवल 80,000 का गया। कैश केवल कितने का गया? 80,000 का। तो आप कैश में से केवल कितना माइनस करोगे? 80,000 रुपीज़ माइनस करेंगे।
कैश में से 85 माइनस होंगे, लेकिन स्टॉक में तो 1,15,000 माइनस हुए प्लस हुए थे। तो 35 किधर गए? 35 का हमारा ऑब्लिगेशन बन गया, हमने कहा कि हम बाद में देंगे, उधार ले लिया ना हमने। तो इस 35,000 का पेमेंट आप नियर फ्यूचर में करेंगे तो आपकी एक लाइबिलिटी बन जाएगी। इसमें कितने रुपए से? 35,000 से लाइबिलिटी साइड भी बढ़ जाएगा। उसके बाद ध्यान रखना इक्वेशन बराबर आनी चाहिए। ये लोग ये स्टडी करना, नीचे पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, आराम से मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ। गुड्स अमाउंटिंग रुपीज 45,000 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 60,000 ऑन कैश बेसिस। इसका मतलब है कैश में बेचा गया। अब ध्यान रखना, कोई भी दुकानदार ऐसा तो नहीं करता जो सामान 1 रुपये में खरीदा होगा 1 ही में बेचेगा, 2 का खरीदा होगा 2 में बेचेगा। आप कहोगे ऐसे तो उसकी दुकान ही डूब जाएगी। तो वो क्या करता है? वो करता है कि जितने का सामान खरीदेगा, 2 रुपये का खरीदा तो उसमें प्रॉफिट जोड़ेगा और तब जाके बेचेगा। तो यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो जोड़ता है ना उसमें। तो वही यहाँ पे भी हुआ है, इस वाले ट्रांजेक्शन में भी वही हुआ है। गुड्स जो था 45,000 का था, 45 का था, बेचा कितने में? 60,000 में। समझ रहे हैं बात को? चाहे उधार बेचे चाहे कैश में बेचे, ये चीज़ें ध्यान रखना, चाहे उधार बेचे चाहे कैश में बेचे। आपने देखना है कि क्या सामान उतने में ही बेच रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बेच रहा, तो प्रॉफिट तो कमा ही रहा है। कितने का प्रॉफिट हो गया? आप बोलोगे सर 45,000 का सामान 60 में बेच रहा है तो सीधा ही सीधा कितने का प्रॉफिट हो गया? 15,000 का। तो सामान बेचने से क्या कम होगा? सामान बेचने से आपके पास से कुछ जा रहा है? बिल्कुल, आपकी दुकान से सामान कम हो गया। सामान को हम किस नाम से जानते हैं यहाँ? इन्वेंट्री या स्टॉक के नाम से जानते हैं। अभी तक इन्वेंट्री प्लस हो रही थी। 50,000 रुपये तो उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब लगाए थे, 80,000 और 35,000, 1,15,000 का और आपने खरीदा था। अब आप बेच रहे हैं तो बेचेंगे तो ये 45,000 इन्वेंट्री से माइनस हो जाएगा। 60,000 माइनस मत करना, जितने का कॉस्टिंग होती है ध्यान रखना, गुड्स जितने का होगा उतना ही माइनस करना। इतने में तो आप बेच रहे हो ना, इतने में तो बेच रहे हो, इतने तो रुपए तो आपको मिलेंगे। 45,000 रुपये आप कहाँ से माइनस करोगे? इन्वेंट्री से माइनस करोगे। कैश लेकिन आएगा 45 नहीं आ रहा कैश आपके पास, कैश कितना आ रहा है? 60,000। तो सामान बेचने से पैसा आ रहा है तो आपका कैश का बैलेंस 60,000 रुपये से बढ़ जाएगा। तो आप क्या करोगे? कैश में 60,000 प्लस कर दोगे। कैश में क्या प्लस कर दोगे? 60,000 प्लस कर दोगे। ट्रांजैक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना। इस ट्रांजैक्शन में क्या हमें प्रॉफिट हुआ है? आप बोलोगे बिल्कुल। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल में ऐड होता है। किस में ऐड होता है? कैपिटल को बढ़ाता है, क्योंकि ये प्रॉफिट किसको जाता है? जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, ओनर को। तो ओनर की कैपिटल में ऐड होगा, और अगर लॉस होगा तो ओनर की कैपिटल से माइनस होगा। ध्यान रखना, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस, गेन सारे के सारे कैपिटल में एडजस्ट होते हैं एट द टाइम ऑफ इक्वेशन। अगर गेन हुआ है या प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। एक्सपेंस या लॉस हुआ है तो उसको कहाँ माइनस करना पड़ेगा? कैपिटल से ही माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर को हमें ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है 15,000 का, तो 15,000 रुपये हमें कहाँ ऐड करने पड़ेंगे? कैपिटल में ऐड करने पड़ जाएंगे। तो 45,000 माइनस करेंगे इन्वेंट्री से, 60 प्लस हो जाएंगे कैश में, क्योंकि कैश 60,000 आया, और जो 15 का प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 80,000 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 1,20,000। यहाँ कैश में बेचा था, यहाँ उधार बेचा है। अब दोनों में अंतर देखो, कैश में बेचने से कैश बढ़ता है, वो भी एक एसेट है। क्या उधार बेचोगे तो वो एसेट नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल एसेट बढ़ेगी, लेकिन कैश नाम से नहीं होगी वो एसेट। क्यों? क्योंकि आपने उधार बेचा है, उसने अभी आपको पैसा नहीं दिया, लेकिन क्या है, अब आपका अधिकार है कि उससे 1,25,000 रुपये वसूल सकते हो आप। आपने सामान बेचा है, जैसे दुकानदार सामान बेचता है आपको उधार पे, तो अब दुकानदार आपसे बोल सकता है ना कि भैया आपने पिछले महीने का पेमेंट नहीं किया, दे दो दे दो दे दो। तो वही बात है, आपका अधिकार हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ जब भी अधिकार बनते हैं तो वो एसेट्स क्रिएट होती है। जब भी कोई अधिकार बनेगा एसेट क्रिएट होगी, जब भी कोई ऑब्लिगेशन बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है। ध्यान रखना, यहाँ आप सामान बेच रहे हो, यहाँ भी कॉस्टिंग है, यहाँ भी सामान बेच रहे हो, सामान जा रहा है, तो इन्वेंट्री से यहाँ भी 80,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। ध्यान रखें, यहाँ भी 80,000 रुपये इन्वेंट्री से आपने माइनस करने पड़ेंगे। लेकिन कैश में प्लस मत कर देना, क्योंकि कैश में नहीं बेचा, ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में तो कैश में बेचा था। तो फिर किस में ऐड करें? एसेट तो बनेगी बनेगी। अगर कैश में नहीं बेचा तो ये थोड़ी ना है कि हम एसेट नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनेगी। दोनों ही केस में एसेट बनती है। कैश में बेचा जाएगा तो कैश में बढ़ाएंगे, और अगर कैश में नहीं बेचा होगा, मतलब उधार बेचा होगा, तो एसेट्स में आपको एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा डेटर्स नाम से। DEBTORS, डेटर्स पढ़ते हैं इसको, डेप्टर नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखना। डेटर्स में आप ऐड करेंगे 1,25,000। मतलब क्या? हमने 80,000 का सामान
एक व्यक्ति को 1,25,000 में उधार पे बेचा, अब वो 1,25,000 रुपये आपको फ्यूचर में देगा, आप उससे मांग सकते हो 1,25,000 रुपये। तो ये तो क्लियर हो गया। एसेट्स में से एक एसेट 80,000 रुपये से कम होगी इन्वेंट्री से, एक एसेट बढ़ गई डेटर नाम से 1,25,000। जब भी उधार सामान बेचोगे तो डेटर एसेट में बढ़ जाएंगे, लाइबिलिटी में मत बढ़ा देना कहीं, ये आपका अधिकार है। अधिकार हमेशा एसेट्स बढ़ाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा लाइबिलिटी बढ़ाती है। तो आप समझ लो, अपना दिमाग लगा लो, अगर आप दुकानदार हो, सामान बेच रहे हो उधार पे, तो आप जिम्मेदार हो रहे हो या आपका अधिकार बन रहा है? अधिकार बन रहा होगा तो ध्यान रखना डेटर में ऐड करना पड़ जाएगा। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये भी तो ऑब्जर्व करना है। ऑब्वियसली हमको एक ह्यूज प्रॉफिट हुआ है 45,000 का, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड करना है आपने जितना भी प्रॉफिट होगा, और लॉस होगा तो कैपिटल से आपने माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये आपने कैपिटल में ऐड करना है। चेक इशूड टू द सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ ₹35,000। चेक इशूड, चेक दिया, किसको दिया? सप्लायर ऑफ गुड्स, जिससे हमने सामान खरीदा था या जिसने हमें सप्लाई किया था गुड्स। हमने सामान खरीदा था जिससे उसको 35,000 का पेमेंट कर दिया है। देखिए ये 5वां पॉइंट देखिए जरा आप। हमने सामान खरीदा था ना, देखो 1,15,000 का, 80 तो कैश में दे दिया था। ये जो 35,000 का हमने उधार खरीदा था, हमारा ऑब्लिगेशन था ना, हमने उसका पेमेंट करना था। तो अब इस ट्रांजेक्शन में हमने उसका पेमेंट कर दिया चेक के द्वारा। देखो इस ट्रांजेक्शन में हमने उसका पेमेंट सेटल कर दिया, और वो भी किससे? चेक से। तो जब आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो किसका बैलेंस कम होना चाहिए? बैंक का या कैश का? आप बोलोगे ऑब्वियसली मेरा बैंक का बैलेंस जाएगा, तो कम होगा बैंक का बैलेंस। तो आप बैंक में से कितने रुपए माइनस कर दोगे? 35,000 माइनस करके शो करोगे। क्लियर हो गया? 35,000। तो 35,000 पे क्यों कर रहे हो आप? हमारी एक उधार था जिसको हमने चुका दिया। कौन सा उधार था? उधार कहाँ मिलते हैं? लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में जो 35,000 था, उसी में से आप 35,000 माइनस कर देंगे, तो अब आपके पास उधार बचेगा कितना? 0। तो यानी कि जो ये सामान आपने उधार में खरीदा था 35,000 का, अब उसके रिगार्डिंग कोई उधार नहीं बचना चाहिए इस ट्रांजेक्शन के बाद। क्लियर हो गया? तो 35,000 आपने माइनस करके शो करने पड़ेंगे। कहाँ कहाँ से माइनस होंगे? एक तो बैंक से माइनस होंगे एसेट साइड में, एक माइनस होंगे लाइबिलिटी साइड से। ठीक है, क्रेडिटर में से। इसी प्रकार से चेक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर अमाउंटिंग ₹75,000। जो चेक मिला है कस्टमर से, कस्टमर कौन होते हैं? डेटर, जिसको बोल रहा हूं कस्टमर। हमने बेचा था देखो अभी 1,25,000 का, उसने पूरा पेमेंट नहीं किया, अभी 75,000 का ही पेमेंट किया है, तो उसने पेमेंट कर दिया, तो एक एसेट कम हो गई, दूसरी एसेट बढ़ गई है। डेटर जो थे 1,25,000 के थे, उसमें से आप 75,000 माइनस कर देंगे क्योंकि उन्होंने 75,000 रुपये दे दिया है। लेकिन ये पैसा कहाँ जमा हो रहा है? कैश में जमा हो रहा है क्या? नहीं। आप बोलोगे चेक दिया है तो कहाँ जमा होगा? बैंक में। तो आपने बैंक में 75,000 प्लस करने होंगे और डेटर से वो 75 माइनस करने होंगे। ठीक है। विदड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को ड्राइंग बोला जाता है। मैं सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए निकाला गया अमाउंट होता है। विदड्रॉ अगर ओनर करता है तो बड़ी सिंपल सी ट्रांजेक्शन है, कैपिटल कम हो जाती है। एक तो अगर विदड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, ध्यान रखना, अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विदड्रॉ करता है, कैश विदड्रॉ करे, बैंक से विदड्रॉ करे, एसेट विदड्रॉ करे, गुड्स विदड्रॉ करे, तो सबसे पहले कैपिटल कम हो जाएगी उसी वैल्यू से। क्लियर है? अब ध्यान रखना ये कॉस्ट से होगी। हाँ, 25,000 रुपये से कैपिटल आपने कम करनी है। ठीक है, और साथ ही साथ जो चीज़ विदड्रॉ करेगा उसको कम करेगा। विदड्रॉन, भाई यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कैश विदड्रॉ किया गया है। विदड्रॉन लिखा है ना, विदड्रॉन लिखा है लेकिन कुछ नहीं लिखा है क्या विदड्रॉ किया गया। गुड्स विदड्रॉ किया गया नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कैश विदड्रॉ हुआ है। तो आपने कैपिटल में से भी 25 माइनस करने और कैश में से भी 25,000 माइनस करने हैं। तो इस तरह से इनका सॉल्यूशन बनेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी के ट्रांजैक्शन एनसीईआरटी ने पूरे इंडिविजुअली क्लियर कर रखे हैं, समझ लेना उसको किस तरह से बनेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये ओरिजिनल एंट्री वाली बाद में बताऊंगा इसमें क्या क्या आता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेकिन इससे पहले आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मैं आपको देने वाला हूँ। वो क्वेश्चन आपने मुझे करके भेजने हैं। ये वाला पार्ट अभी आपने नहीं करना है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। सीधे सीधे हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, जो इसके न्यूमेरिकल सेक्शन में होंगे। बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के इसमें क्वेश्चन अवेलेबल हैं, हम वहीं से शुरू करेंगे। देखते हैं कहाँ हैं, ये देखिए आ गया। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन सा क्वेश्चन करना है नोट कर लेना बेटा। ठीक है, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है जो मैंने आपको बताई अभी। पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है।
आपने केवल 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे भेजना है, ठीक है। और चौथा भी कर दोगे बहुत ही अच्छा है। फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शनल है। 3 क्वेश्चन आपने तो ज़रूरी करके मुझे शाम तक भेजने हैं। तो ये क्वेश्चन करके एक बार मुझे भेजिएगा, जिस तरह से एनसीईआरटी में सॉल्यूशन किया गया है उस तरह से ही मैंने आपको भी बताया है, तो उस तरह से सॉल्यूशन करके मुझे भेजिएगा। लेकिन ध्यान रखना, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन नहीं, उनका एक कंबाइंड ट्रांजेक्शन, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था, उस तरह से आप इनको बना के भेजेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना।